में अंतरिम बजट अंतरिम बजट 2024-25 का अंतरिम बजट वर्ष 2024-25 में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र और सबका प्रयास के संपूर्ण राष्ट्र के दृष्टिकोण के साथ संसद में 1 फरवरी 2024 को पेश किया। हम 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके लिए 4 प्रमुख वर्गों यानी गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान एवं महिलाएं के ऊपर उठाने पर प्रधानमंत्री का फोकस है। पहला नंबर 1 गरीब कल्याण, देश का कल्याण। गरीब कल्याण, देश का कल्याण। सबका साथ, सबका विकास मंत्र से पिछले 10 वर्षों के दौरान सरकार ने 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर लाने में मदद की। पीएम जनधन खातों के उपयोग से बैंक खातों में 34 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष हस्तांतरण करने से सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। पीएम स्वनिधि के तहत 78 लाख फेरी वालों को ऋण सहायता, 2.3 लाख फेरी वालों को तीसरी बार ऋण प्राप्त हुआ। पीएम जनमत योजना के जरिए विशेष तौर पर कमजोर आदिवासी समूहों पीवीजीटी के विकास पर जोर। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 व्यवसायों से जुड़े कारीगरों एवं शिल्पकारों को एंड टू एंड मदद। दूसरा नंबर अमृत पीढ़ी युवाओं को सशक्तिकरण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से परिवर्तनकारी सुधार लाए जा रहे हैं। उदीयमान भारत के पीएम स्कूल पीएम श्री में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो रही है और बच्चों का समग्र एवं चहुमुखी विकास किया जा रहा है। स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। 54 लाख युवाओं का कौशल उन्नयन किया गया है तथा उन्हें दूसरे हुनर में कुशल बनाया गया है। पिछले 10 वर्षों में 3000 नई ITI स्थापित की गई है। उच्चतर शिक्षा के लिए बड़ी संख्या में नए संस्थानों के अंतर्गत 07 IIT, 16 IIT, 07 IIM, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत हमारे युवाओं की उद्यमिता से जुड़ी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 22.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य के कुल 43 करोड़ ऋण मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा निधियों की निधि, स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी जैसी योजनाओं से भी हमारे युवा वर्ग को सहायता प्रदान की जा रही है। वो भी रोजगार दाता बन रहे हैं। हमारा देश खेलों में हमारे युवाओं द्वारा हासिल उपलब्धियों से गौरवान्वित हो रहा है। वर्ष 2023 में हमारे खिलाड़ियों ने एशियाई खेलों और एशियाई पैरा खेलों में अब तक की सबसे अधिक संख्या में पदक जीते हैं, जो बढ़े हुए आत्मविश्वास को दर्शाता है। शतरंज विभूति और हमारे नंबर 1 रैंक की खिलाड़ी प्रज्ञा नंदा ने 2023 में वर्तमान शतरंज वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को कड़ी टक्कर दी है। आज भारत में 80 से अधिक शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। तीसरा नंबर अन्नदाता किसान का कल्याण। पीएम किसान सम्मान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा उपलब्ध कराई गई। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट नाम के तहत 1361 मंडियों को एकीकृत किया गया है। नारी शक्ति का प्रोत्साहन। महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए गए हैं। पिछले 10 वर्षों में उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन 28% तक बढ़ा है। स्टेम पाठ्यक्रमों में छात्राओं एवं महिलाओं का 43% नामांकन, जो दुनिया में सबसे अधिक है। पीएम आवास योजना के तहत 70% मकान ग्रामीण महिलाओं को दिए गए हैं। ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी बनाने, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने से महिलाओं का सम्मान बढ़ा। कुल 47.66 लाख करोड़ 47,65,768 करोड़ का बजट। कुल प्राप्तियों होने का अनुमान 47,65,700 करोड़, जिनमें राजस्व प्राप्तियां 30,01,275 करोड़, पूंजीगत प्राप्तियां 17,64,494 करोड़। कुल खर्च होने का अनुमान 47,65,768 करोड़, जिनमें राजस्व खर्च 36,54,657 करोड़, पूंजीगत खर्च
11,11,111 करोड़। विभिन्न घाटा 2023-24 में संशोधित अनुमान 2024-25 का बजट अनुमान। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.8%, जीडीपी का 5.1%, कुल 17,34,773 करोड़, कुल 16,85,494 करोड़। राजस्व घाटा जीडीपी का 2.8%, जीडीपी का 2.0%, कुल 8,40,527 करोड़, कुल 6,53,383 करोड़। प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 1.8%, जीडीपी का 0.8%, कुल 5,19,337 करोड़, कुल 2,67,801 करोड़। प्राथमिक घाटा जीडीपी का 2.3%, कुल 6,79,346 करोड़, जीडीपी का 1.5%, कुल 4,95,054 करोड़। नोट: सरकार ने वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा तो जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 16,85,494 करोड़ 16.85 लाख करोड़ लगाया गया। अर्थात इस बार सरकार को 16.85 लाख करोड़ रुपए उधार कर्ज लेना पड़ा। बजट 2024-25 के शीर्ष 3 मद। रुपया कहाँ से आता, रुपया कहाँ जाता। उधार कहाँ अन्य देयताएं 28%, ब्याज अदायगी 20%, आयकर 19%, करों और शुल्कों को राज्य का हिस्सा 20%, माल और सेवा कर जीएसटी 18%, केंद्रीय क्षेत्र योजना 16%। वर्तमान सरकार 2047 तक विकसित भारत के परिकल्पना को साकार करना चाहती है। इसके लिए सरकार ने अमृतकाल के लिए विभिन्न रणनीति अपनाई है। समावेशी एवं समपोषणीय विकास के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएगी एवं उत्पादकता में सुधार लाएगी, सभी के लिए अवसर उत्पन्न करेगी और उन्हें अपनी क्षमताओं बढ़ाने में मदद करेगी। निवेश बढ़ाने तथा अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संसाधनों को उत्पन्न करने में योगदान करेगी। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के सिद्धांतों के अनुसरण में सरकार सुधार करेगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई के लिए समय पर पर्याप्त वित्तीय साधन, सुसंगत प्रौद्योगिकियां और उपयुक्त प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी। हमारी सरकार पंचामृत लक्ष्यों के अनुरूप सतत आर्थिक विकास बनाए रखने के लिए काम करेगी। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर ब्लॉकों के त्वरित विकास में राज्यों की सहायता देने के लिए सरकार प्रयासरत है। पूर्वी क्षेत्रों का विकास के लिए सरकार विशेष ध्यान देगी। पीएम आवास योजना ग्रामीण। कोविड संबंधित चुनौतियों के बावजूद पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए 3 करोड़ मकानों का लक्ष्य जल्द ही हासिल किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों का लक्ष्य लिया जाएगा। सरकार मध्यम वर्ग के लिए आवास बनाने में सहायता करने हेतु योजना शुरू करेगी। छत पर सौर प्रणाली लगाना, रूफ टॉप सोलर राइगेशन और निःशुल्क बिजली। छत पर सौर प्रणाली लगाने से 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे। इससे हर एक परिवार को सालाना 15,000 से 18,000 रुपये की बचत होने का अनुमान। स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार का फोकस। सर्वाइकल कैंसर के निवारण के लिए 9 से 14 वर्ष की आयु की बालिकाओं के टीकाकरण को प्रोत्साहित करेगी। बेहतर पोषण उपलब्ध कराकर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और विकास के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन में तेजी लाई जाएगी। टीकाकरण मिशन इंद्रधनुष के प्रबंधन के लिए तैयार किया गया। ये विभिन्न प्लेटफॉर्म पूरे देश में तेजी से प्रारंभ किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी शामिल किया जाएगा। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में 38 लाख किसान लाभान्वित हुए और रोजगार के 10 लाख अवसरों का सृजन हुआ। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम के औपचारिकीकरण योजना से 2.4 लाख स्व सहायता समूह SHG और 60,000 लोगों को ऋण सुविधा प्राप्त करने में मदद मिली है। नैनो यूरिया को सफलतापूर्वक अपनाए जाने के बाद सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फैसलों पर नैनो DAP का प्रयोग किया जाएगा। वर्ष 2022 में घोषित आत्मनिर्भर तिलहन अभियान पहल से आगे बढ़ते हुए सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के संबंध में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कार्यनीति तैयार की जाएगी।
डेयरी किसानों की सहायता के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा, क्योंकि भारत में दुधारू पशुओं की दुग्ध उत्पादकता कम है। अलग मत्स्य विभाग की स्थापना के लिए परिणाम स्वरूप इंग्लैंड और जल कृषि उत्पादन दोगुना हो गया। वर्ष 2013-14 में सी फूड का निर्यात भी दोगुना हो गया। 5 एकीकृत इको पार्कों की स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMSY के कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके निम्न उद्देश्य हैं: जल कृषि उत्पादकता को प्रति हेक्टेयर मौजूदा 3 टन से बढ़ाकर 5 टन करना, निर्यात को 2 गुना बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना और निकट भविष्य में रोजगार के 55 लाख अवसरों का सृजन करना। आर्थिक उन्नति, रोजगार और विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं नवाचार। 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा। इस कोष में दीर्घकालिक वित्त पोषण या पुनर्वित्त पोषण कम या शून्य ब्याज दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। रक्षा उद्देश्यों के लिए डीप टेक प्रौद्योगिकी की मजबूती देने के आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। निवेश 2014 से 2023 के दौरान FDI का अंतर प्रवाह $596 अरब रहा, जो वर्ष 2005 से 2014 के दौरान FDI अंतर प्रवाह के मुकाबले 2 गुना है। विकसित भारत के लिए राज्यों में विभिन्न पड़ावों से जुड़े सुधार के लिए 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। सरकार तीव्र जनसंख्या वृद्धि एवं जननांगिकी परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों पर व्यापक रूप से विचार करने हेतु उच्चाधिकार प्राप्त समिति PSC का गठन करेगी। राज्यों की पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त योजना कुल 1.3 लाख करोड़ रुपए का परिव्यय के साथ इस वर्ष भी जारी रखी जाएगी। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान GDP का 5.8% एवं वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा GDP का 5.1% रहने का अनुमान है। प्रत्यक्ष कर वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष करों में मौजूदा दरों की बरकरार रखने का प्रस्ताव किया। पिछले 10 साल के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह तिगुना और रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 2.4 गुना बढ़ी। सरकार करदाताओं सेवाओं में सुधार लाएगी। वित्त वर्ष 2009-10 की अवधि से जुड़ी 25,000 रुपये तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांग को वापस लिया जाएगा। वित्त वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक में 10,000 रुपये तक की बकाया प्रत्यक्ष की मांग को वापस लिया जाएगा। इससे 1 करोड़ करदाताओं को लाभ मिलेगा। सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेश स्टार्टअप के लिए लाभ 31/3/2015 तक बढ़ाया गया है। IFSC इकाइयों की कुछ आय पर कर रियायत को 1 साल बढ़ाकर 31/3/2024 से 31/3/2025 तक किया गया। अप्रत्यक्ष कर वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष करों एवं आयात शुल्कों की वर्तमान दरों को बरकरार रखने का प्रस्ताव किया। GST ने देश में पूरी तरह बिखरी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत किया। इस साल औसत मासिक सकल GST संग्रह 2 गुना होकर 1.66 लाख करोड़ रुपए हुआ। GST कर आधार दुगुना हुआ। राज्यों एवं राज्य GST राजस्व वृद्धि अनुपात राज्यों को दी गई क्षतिपूर्ति सहित GST से पहले की अवधि 2012-13 से 2015-16 के 0.72 से बढ़कर GST लागू होने के बाद की अवधि 2017 से 18 से 2022-23 के दौरान 1.22 हो गया। GST से आपूर्ति श्रृंखला युक्त संगत बनी। GST से व्यापार और उद्योग पर अनुपालन बोझ कम हुआ। उद्योग जगत के 94% उद्यमियों के अनुसार GST व्यवस्था काफ़ी कुछ सकारात्मक रही। लॉजिस्टिक लागत और करों में कमी से वस्तु और सेवाओं के मूल्य घटने में उपभोक्ता को लाभ पहुंचा। पिछले वर्षों के दौरान कर व्यवस्था को तर्कसंगत बनाने का प्रयास। वित्त वर्ष 2013-14 में जहां 2.2 लाख रुपए तक की आय कर मुक्त थी, अब वहीं 7 लाख रुपए तक की आय का कोई कर देनदारी नहीं है। खुदरा व्यवसायों में अनुमानित कराधान के लिए कारोबार सीमा की 2 करोड़ से बढ़ाकर
3 करोड़ रुपए किया गया। पेशेवर के लिए अनुमानित कराधान सीमा में 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख रुपए किया गया। वर्तमान घरेलू कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट आयकर दर 30% से घटाकर 22% की गई। विनिर्माण क्षेत्र की नई कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट आयकर की दर 15% रखी गई। बजट 2024-25 के तहत विभिन्न योजनाओं में खर्च। मनरेगा के लिए 86,000 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 80,671 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए 70,163 करोड़, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम के लिए 60,000 करोड़। बजट 2024-25 के तहत प्रमुख मदों पर व्यय। परिवहन के लिए 5,44,039 करोड़, रक्षा 4,54,733 करोड़, स्वास्थ्य 90,171 करोड़, शिक्षा के लिए 1,24,638 करोड़। बजट 2024-25 के तहत विभिन्न मंत्रालयों पर खर्च। रक्षा मंत्रालय के लिए 6.21 लाख करोड़, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय 2.78 लाख करोड़, रेल मंत्रालय 2.55 लाख करोड़, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 2.13 लाख करोड़, गृह मंत्रालय 2.03 लाख करोड़। भारत रत्न सम्मान 2024 लाल कृष्ण आडवाणी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री लाल कृष्ण आडवाणी को 50वें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है। उनका जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ। वर्ष 1942 में वे आरएसएस से जुड़े और वर्ष 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1960 में ऑर्गेनाइजर के साथ सहायक संस्करण के रूप में काम करना शुरू किया। 1967 से 1970 तक दिल्ली महानगर परिषद के अध्यक्ष चुने गए। अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए। 1972 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष, 1986 में भाजपा के अध्यक्ष बने। 1977 में जनता पार्टी सत्ता में आई और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री बने और राज्यसभा के सदन के नेता भी चुने गए। 7वीं बार लोकसभा में एक नई दिल्ली और 6 बार गांधीनगर सीट से और 4 बार राज्यसभा के सदस्य बने। 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। बाप रे। कर्पूरी ठाकुर 100वें जन्म वर्ष पर पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की। इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को पिथौड़िया गांव अब कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर में हुआ। 17 फरवरी 1988 को इनका निधन हो गया। जन नायक के नाम से लोकप्रिय और सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक रहे। सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने 1952 में ताजपुर विधानसभा से सीट हासिल की। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से, 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक भारतीय जनता पार्टी से। 1977 में थोड़े समय के लिए वे सांसद भी बने। कर्पूरी ठाकुर फार्मूला ने 1978 में 26% आरक्षण प्रदान किया, जिसमें ओबीसी को 12% हिस्सा मिला। ओबीसी के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों में 8%, महिलाओं को 30% और उच्च जाति के गरीबों को 3% हिस्सा मिला। चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री रहे। 1952 में उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री बने और उन्होंने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया और भूमि सुधार भी लाए। ग्रामीण देनदारों को राहत देने वाले विभागीय ऋण मुक्त विधेयक 1939 को बनाने में उनकी अहम भूमिका थी। नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक प्रधानमंत्री रहे। देश के 90वें प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। देश 1991 ईस्वी में विदेशी मुद्रा भंडार संकट से जूझ रहा था। तब उन्होंने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को रास्ता खोला। उन्होंने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई फैसले लिए। एमएस स्वामीनाथन, कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन के पिता डॉक्टर थे। परिवार उन्हें मेडिकल की पढ़ाई कराना चाहता था, पर 1943 में बंगाल में भीषण अकाल में उन्हें कृषि वैज्ञानिक बनाकर अन्य संकट दूर किया। उन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। राम मंदिर 1528 में बाबर के अधीन मुगल कमांडर मीर बाकी द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया।
6 दिसंबर 1992 में भीड़ द्वारा मस्जिद को गिरा दिया गया और हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने मंदिरों की आधारशिला रखी। 22 जनवरी 2024 को मंदिर प्रतिष्ठान। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता आइए जानते हैं। मंदिर पारंपरिक नागर शैली में बनाई गई है। वास्तुकार चंद्रकांत बी सोमपुरा ने अपने 2 बेटों निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा के साथ मिलकर इसे डिजाइन किया। लार्सन एंड टुब्रो कंपनी द्वारा निर्मित है। 5 मंडप हैं: नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। दोस्तों जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।